कल श्रीनगर के लाल चौक पर राहुल गांधी ने तिरंगा फहराया। पहले कांग्रेस नेता लाल चौक पर तिरंगा फहराने के सवाल पर कहते थे कि ये बीजेपी संघ का एजेंडा है। खैर, देश में कोई कहीं भी तिरंगा फहरा सकता है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। लेकिन सवाल है कि क्या मोदी की बिसात पर खेलना विपक्ष की मजबूरी बन चुकी है, फिर चाहे वो राष्ट्रवादी बिसात हो या धर्म की बिसात। मोदी की बदलाव वाली सियासत के आगे आखिर विपक्ष का कौन कौन सा दांव कमजोर होता दिख रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए आप। आज गांव हो, शहर हो या कस्बा, हर जगह उफान पर है युवाओं का जज्बा। जम्मू के लोग व्यापार करते थे, जम्मू कश्मीर के लोग चलाते थे। आज बाहर के लोग जम्मू और कश्मीर को चला रहे हैं। देश को तोड़ने के कई बहाने ढूंढे जाते हैं, भांति भांति की बातें निकाल करके मां भारती के संतानों के बीच में दूध में दरार करने की कोशिशें हो रही है। बदली बदली सी हवा है, बदली बदली है राजनीति और बड़ा बेचैन है विपक्षी मन। समझ नहीं आ रहा इस पार पांव रखें या उस पार उतरे। समझ नहीं आ रहा नए इंडिया के मोदी ब्रांड राजनीति से आखिर निपटे कैसे। फिलहाल जम्मू कश्मीर से आई तस्वीर ने बताया है कि राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया है। हाँ नहीं के फेर में फंसा कांग्रेस का लाल चौक पर तिरंगा फहराना आखिरकार हो ही गया और अपने विशालकाय कटआउट के सामने खड़े होकर लाल चौक पर राहुल गांधी ने तिरंगा फहरा दिया। तो क्या यही बदलाव है जो मोदी ब्रांड राजनीति का इफेक्ट है? क्योंकि कल तक राहुल गांधी का लाल चौक पर तिरंगा फहराना शेड्यूल में नहीं था। कहा जा रहा था कि बीजेपी संघ के एजेंडे पर हम क्यों चलें, लेकिन चलना पड़ा। लाल चौक का तिरंगा ये फंडा हमारा तो हमेशा लाल चौक में तिरंगा रहता है, क्योंकि हमारा ऑफिस ही प्रदेश कांग्रेस का लाल चौक में है। तो उसका कोई ये आरएसएस का फंडा लेके हम नहीं जा रहे हैं। पाटिल जी ने टाइम्स नाउ से ही कहा था कि लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराना ये आरएसएस का एजेंडा है। चलिए देर ही सही आरएसएस के एजेंडे पर कांग्रेसी भी तो आए। इस बात के लिए मैं इनको बधाई देता हूं और कहता हूं कि बार बार आरएसएस के एजेंडे को अपनाइए। तो 2014 के बाद से बदली देश की राष्ट्रवादी हवा ने अगर सबसे ज्यादा किसी पर असर डाला है तो वो हैं देश के युवा। सारी रणनीति, भविष्य की सारी नीति, देश के विकास का सारा ढांचा खाका राष्ट्रवाद और राष्ट्र गौरव के इसी सूत्र पर साधा गया है, जिसमें धर्म या मजहब नहीं, जाति के खांचे नहीं, सिर्फ हिंदुस्तानियत है, भारतीय होने का गौरव है। A leader is the one who knows the way, goes the way, and shows the way, whereas leadership is the capacity that transforms thoughts into reality. I see Mr. Modi as a person who is having a leadership, a strong inbuilt leadership, and a strong motivator indeed. बस युवाओं के माइंडसेट में होते इसी बदलाव ने विपक्ष को बेचैन कर रखा है, क्योंकि बदलाव की यह हवा सिर्फ तमिलनाडु में नहीं है बल्कि जम्मू कश्मीर तक महसूस की जा रही है। अगस्त 2019 में धारा 370 हटने के बाद से तो लाल चौक पर तिरंगा फहरा रहा है, लेकिन उसके पहले यहां ऐसा करना खतरे से खाली नहीं था। 90 के दशक में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद जब चरम पर था, तब दहशतगर्दों की धमकी के बावजूद मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी ने लाल चौक पर तिरंगा फहराया था। और अब धारा 370 हटने के बाद बदले जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी ने लाल चौक पर तिरंगा फहराया। सवाल यह है कि अगर धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात बदले नहीं तो फिर लाल चौक पर तिरंगा फहराना मुमकिन हुआ कैसे?
एक तरफ मोदी ब्रांड राजनीति की बदलाव वाली तस्वीर है तो दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा में ये संदेश और संकेत। पहले जम्मू के लोग व्यापार करते थे, जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर के लोग चलाते थे। आज बाहर के लोग जम्मू और कश्मीर को चला रहे हैं और हमारा जो हक है, हमारी जो आवाज है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन सुनता नहीं है। ये सुनाया जा रहा है या उकसाया जा रहा है, बात जोड़ने की है या फिर तोड़ने की, खासकर तब जब धारा 370 हटने के बाद से अलगाववादी एक नैरेटिव सेट करने में तेजी से लगे हुए हैं कि धारा 370 को हटाना कश्मीरियत पर हमला है। दरअसल बात पारिवारिक राजशाही की है जो 2014 के बाद से मोदी काल में हाशिए पर जा चुकी है। लोकतंत्र में राजशाही काटने वाले परिवार इसलिए तिलमिलाए हुए हैं, फिर चाहे वो गांधी परिवार हो, अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार, ठाकरे परिवार या फिर यादव परिवार। खिसकती जमीन और सत्ता का वनवास अब सहा नहीं जा रहा, लिहाजा मोदी के बदलाव के हर कदम को धर्म और जाति के खांचे में फिट करके एंटी मोदी परसेप्शन गढ़ने की है। फिर चाहे वो रामचरितमानस के नाम पर हिंदुओं को बांटना हो या फिर मुगल गार्डन का नाम बदले जाने के बाद मुसलमानों को भड़काना हो। मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत गार्डन किया गया, जिसे किसी मुगल ने नहीं बल्कि एडवर्ड लुटियंस ने बनाया था। यह गार्डन मुगल और ब्रिटिश गार्डन्स की डिजाइन से प्रेरित था। मतलब ये कि न तो इस गार्डन का मुगलों से कोई संबंध है, न मुगलों का कोई लेना देना देश के मुसलमानों से है। लेकिन विपक्ष और कुछ मौलाना नैरेटिव सेट कर रहे हैं जैसे ये कोई एंटी मुस्लिम कदम है। मुगल गार्डन जिन लोगों ने बनाया था उन्होंने इसका नाम मुगल गार्डन रखा था। आप अपना गार्डन बनाइए, आप जो नाम चाहें वो रखिए। भाजपा को मुद्दों से ध्यान भटकाना है लोगों का, कोई काम नहीं है, विकास करना नहीं है, बस नामकरण करते जा रहे हैं, इससे कुछ हासिल नहीं होना है भाजपा। तो ये जिस तरह की नामकरण की राजनीति चल रही है, ये देश के लिए अच्छी नहीं है और आने वाले टाइम में आप देखिए देश उस कगार पे खड़ा हो जाएगा, जाकर लोगों में ही युद्ध शुरू हो जाएगा। तो क्या नैरेटिव गढ़ने की छटपटाहट इसलिए है क्योंकि मोदी ब्रांड बदलाव की राजनीति और राष्ट्रवाद का संकल्प युवा आबादी पर चढ़ा तो फिर 2024 में विपक्ष का गणित गड़बड़ा जाएगा? क्या इसलिए अचानक धर्म और जाति की धार से राष्ट्रवादी एजेंडे को काटने की तैयारी है? देश को तोड़ने के कई बहाने ढूंढे जाते हैं, भांति भांति की बातें निकाल करके मां भारती के संतानों के बीच में दूध में दरार करने की कोशिशें हो रही है। लाख कोशिशें हो जाए, मां के दूध में कभी दरार नहीं हो सकती। और इसके लिए एकता का मंत्र ये बहुत बड़ी औषधि है। बदलाव की राजनीति के साथ मोदी देश की आवाम को जाति धर्म से अलग सिर्फ भारतीयता की पहचान दे रहे हैं। इसमें देश का ढांचागत विकास है, सांस्कृतिक गौरव की बात है, भारतीयता का भाव है, विकसित भारत का सपना है और भारत को विश्व गुरु बनाने का लक्ष्य। रही बात विपक्ष की तरफ से गढ़े जाने वाले उस नैरेटिव की जो मोदी को एंटी मुस्लिम किरदार के तौर पर रखता रहा है, इसे तय तो करना होगा कि वास्तव में देश की योजनाओं में क्या कोई भेदभाव देश के मुसलमानों के साथ हुआ। मोदी के सबका साथ सबका विकास के मंत्र को जुमला कहने वालों को ये आंकड़े देखने चाहिए कि देश की कुल आबादी में से 31% आबादी को आवास योजना का लाभ मिला, 33% आबादी को किसान निधि योजना का लाभ मिला, 37% मुस्लिम आबादी उज्ज्वला योजना से लाभान्वित हुई। समग्र विकास तभी संभव है जब आप यह देखें, मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। मजहब का मर्म अमानवीय हो ही नहीं सकता।
हर पंथ, हर संप्रदाय, हर परंपरा मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए ही है।